नाउ द थर्ड पॉइंट इज जेनेटिक फैक्टर्स। हमने अब तक पढ़ लिया कि एज की वजह से किस तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है और फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। नो वी विल स्टडी द जेनेटिक फैक्टर्स, चेंजेस क्या आते हैं। सबसे पहले तो या तो हमारे पास सिंगल जीन डिफेक्ट हो सकता है विच इज़ द LRP5, ठीक है, या फिर रैंक L, OPG और रैंक में म्यूटेशंस हो सकती हैं। व्हाट आर दीज? These are basically the key regulators of the osteoclast cells. Bone resorption cells जो हैं हमारे पास, bone breaking cells, osteoclast cells के key regulators हैं रैंक L, OPG और रैंक, ठीक है। अब होता क्या है कि ये एक ओस्टियोक्लास्ट सेल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। दीज आर द 2 ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। ये जो आपको ग्रीन में नज़र आ रहे हैं ये रैंक L है, रैंक लाइगेंड। रैंक ने आकर रैंक लाइगेंड जो कि ओस्टियोक्लास्ट सेल्स के ऊपर मौजूद हैं उसके साथ बाइंड करना होता है और ओस्टियोक्लास्ट ने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है, यानी कि बोन ब्रेक डाउन करवानी होती है। ओस्टियोक्लास्ट सेल है, उसके ऊपर हमारे पास रैंक L है, रैंक लाइगेंड्स हैं जिसके ऊपर आकर रैंक बाइंड करता है और ओस्टियोक्लास्ट बोन ब्रेकिंग करवाता है। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। अगर तो ओपीजी जो है वो नेगेटिव रेगुलेटर है ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का। अगर ओपीजी जो है वो बाइंड कर जाए रैंक के साथ, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ऑरेंज में ये रैंक है और जो पिंक में नज़र आ रहा है ये ओपीजी है, अगर ये दोनों आपस में बाइंड कर जाएं और फिर जाकर रैंक लाइगेंड के साथ बाइंड करें, ये देखें यहाँ पे सिर्फ रैंक बाइंड किया हुआ था ऑरेंज में, यहाँ रैंक और ओपीजी दोनों बाइंड कर गए हैं लाइगेंड के साथ। अगर ये दोनों बाइंड कर जाएं तो उसकी वजह से होगा क्या कि ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों बेसिकली अगर ये दोनों आपस में बाइंड कर जाए ना तो ये बाइंड ही नहीं होते लाइगेंड के साथ बाइंड ही नहीं होने देता ओपीजी रैंक को, ठीक है। खुद बाइंड हो जाता है, रैंक को बाइंड ही नहीं होने देगा, जिसकी वजह से ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी बिकॉज द ओपीजी बाइंड्स विद द रैंक, ठीक है। ओपीजी रैंक के साथ बाइंड बन कर गया है, एक उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना लिया है और ये दोनों फिर रैंक लाइगेंड्स को एक्टिवेट नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट नहीं होंगे और बोन रिजॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। अब होगा क्या? अगर तो रैंक लाइगेंड एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, रैंक एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है और ओपीजी एक्टिविटी कम हो गई है, यानी कि जो नेगेटिव रेगुलेटर था ओपीजी वो कम हो गया है और दोनों पॉजिटिव रेगुलेटर्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। ये लाइगेंड्स भी ज़्यादा हो गए हैं, रैंक भी ज़्यादा हो गए हैं। जब ये दोनों चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी तो ओस्टियोक्लास्ट ज़्यादा एक्टिवेट होंगे और ज़्यादा ज़्यादा बोन ब्रेक डाउन होगी, समझ आ गई। और ओपीजी कम कर दिया हमने जो कि नेगेटिव रेगुलेटर था। और थर्ड क्या जीन चेंजिंग हो सकती है? HLA जीन चेंज हो सकता है, WNT सिग्नलिंग पाथवे चेंज हो सकता है, ठीक है। बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक वाले हैं और LRP5 भी हो सकता है, HLA भी हो सकता है, WNT भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक OPG और रैंक लाइगेंड है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये वही सारी बात मैंने आपको बता दिया कि रैंक L जो है वो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स के ऊपर होता है और रैंक जो है वो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स के ऊपर आकर बाइंड करता है और ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। अगर OPG आ जाएगा तो OPG नेगेटिव रेगुलेटर है, वो रैंक के साथ बाइंड कर जाएगा और ओस्टियोक्लास्ट जो है वो एक्टिवेट नहीं हो सकेंगे। ओके, जेनेटिक चेंजिंग्स भी हमने देख ली हैं। अब हम देखते हैं कि कैल्शियम न्यूट्रिशनल स्टेट किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, यानी अगर कैल्शियम डिक्रीज हो जाए हमारी बॉडी में तो उस वजह से किस तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। कैल्शियम इज बेसिकली हेल्प्स टू अटेन द पीक बोन मैस। पीक बोन मैस मैंने आपको बताया कि जो मैक्सिमम बोन मैस, मैक्सिमम बोन डेंसिटी अटेन करने के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम प्लेज अ पॉजिटिव रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ पीक बोन मैस। जब भी कैल्शियम लो होगा बॉडी में, डाइट में कम हुआ हुआ है, न्यूट्रिशन में आप जो है कैल्शियम अगर कम ले रहे हो, ठीक है, या किसी और भी वजह से कैल्शियम अगर कम हो गया है तो होगा क्या कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, लो कैल्शियम लेवल इज बेसिकली द पॉजिटिव फैक्टर फॉर द पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड पे पॉजिटिव फैक्टर जाएगा जब कैल्शियम कम होगा। कैल्शियम कम हुआ, पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्टिवेट हुआ और उसने पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करना शुरू कर दिया। अब पैराथायरॉयड हार्मोन का बोन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट मैंने शो किया हुआ है। कैल्शियम कम हुआ, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हुआ पैराथायरॉयड ग्लैंड से और पैराथायरॉयड हार्मोन का बोन्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट है। वो कैल्शियम की रिजॉर्प्शन करवाना शुरू कर देते हैं ब्लड वेसल्स में, यानी कि बोन पे से कैल्शियम जो है वो उतरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ब्लड में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम रिमूवल शुरू हो जाएगा बोन से और ब्लड वेसल्स में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम कम हो गया और कैल्शियम जो मैंने आपको बताया था कि वो पॉजिटिव
मतलब अफेक्ट रखता है बोन के ऊपर। जब कैल्शियम ख़त्म हो जाएगा तो पीक बोन मैस अटेन नहीं होगी बोन्स में, ठीक है, और बोन्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगी एंड इट लीड्स टूवर्ड्स द फ्रैक्चर्स। द नेक्स्ट पॉइंट, द फिफ्थ पॉइंट इज हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस। मेनोपॉज में क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो जाता है, सीरम एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन का आप काम होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन ने बेसिकली आपके ओस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी को कम रखना होता है, यानी कि बोन रिजॉर्प्शन नहीं होने देनी होती। तो जब एस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो ज़ाहिरी बात है ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट किस तरीके से एक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है, अब हम ये देखते हैं सारा सीक्वेंस। जैसे ही एस्ट्रोजन कम होगा इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड TNF अल्फा, ये आपने याद रखना है। ये तीनों इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस इंक्रीज हो जाएंगे विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्लड मोनोसाइट्स और बाय द बोन मैरो सेल्स। बोन मैरो के सेल से भी बन सकते हैं ये इन्फ्लेमेटरी ल्यूकोसाइट्स और ब्लड मोनोसाइट से भी बन सकते हैं। अब होगा क्या इन इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के इंक्रीज होने की वजह से, ओस्टियोक्लास्ट रिक्रूटमेंट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे और क्या कर देंगे, बोन ब्रेक डाउन शुरू कर देंगे। या फिर रैंक लाइगेंड ज़्यादा हो सकता है और OPG कम हो सकता है। OPG मैंने आपको बताया था कि ये नेगेटिव रेगुलेटर है ओस्टियोक्लास्ट का, तो जब OPG कम हो जाएगा तो ओस्टियोक्लास्ट जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और रैंक लाइगेंड्स भी ज़्यादा हो रहे हैं ओस्टियोक्लास्ट के ऊपर। तो जब लाइगेंड्स भी ज़्यादा हो रहे हैं और OPG कम हो रहे हैं तो ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी वो ज़्यादा हो जाएगी और वो बोन की ब्रेक डाउन करवा देंगे। और फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है कि ओस्टियोक्लास्ट की एपोप्टोसिस भी कम हो गई है, ओस्टियोक्लास्ट की रिक्रूटमेंट ज़्यादा हो गई। मतलब सारे जो केसेस हैं ना वो जा रहे हैं हमारे पास कि ओस्टियोक्लास्ट किस तरीके से रहे बॉडी में और ओस्टियोक्लास्ट जो है वो ब्रेक डाउन करवा सके। तो ओस्टियोक्लास्ट रिक्रूटमेंट होगी, रैंक लाइगेंड ज़्यादा होगी ओस्टियोक्लास्ट पे, OPG कम हो गया जो कि नेगेटिव रेगुलेटर था ओस्टियोक्लास्ट का वो कम हो जाएगा और एपोप्टोसिस भी कम हो जाएगी ओस्टियोक्लास्ट की। ओस्टियोक्लास्ट ब्रेक डाउन नहीं होंगे, ओस्टियोक्लास्ट रहेंगे हमारी बोन्स में और वो क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करवाएंगे बोन्स की। अब समझ आ गई कि एस्ट्रोजन किस तरीके से ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिव रखता है, एस्ट्रोजन की कमी किस तरीके से ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिव रखती है और बोन ब्रेक डाउन करवाती है विच लीड्स टूवर्ड्स द ओस्टियोपोरोसिस। स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द ओस्टियोपोरोसिस। पोस्ट मेनोपॉजियल ओस्टियोपोरोसिस में मॉर्फोलॉजी हम सेपरेटली देखेंगे, ठीक है, और सिनाइल ओस्टियोपोरोसिस में हम मॉर्फोलॉजी सेपरेटली देखेंगे। बेसिकली आप अगर मेन स्ट्रक्चर देखें बोन का तो आपको नज़र आएगा कि बोन हैज़ 2 पार्ट्स, द कोर्टिकल पोर्शन, आउटर कोर्टिकल पोर्शन, ठीक है, जो शो हुआ है दिस इज द कोर्टिकल पार्ट एंड द इनर ट्रेबेकुलर पार्ट। ट्रेबेकुलर पार्ट को आप स्पोंजी पार्ट भी कहते हो या कैंसलस पार्ट भी कहते हो, ठीक है। ये जो आपको बाहर इतना नज़र आ रहा है दिस इज द कोर्टिकल पोर्शन एंड इनर ट्रेबेकुलर पार्ट, ठीक है। ये जो ट्रेबेकुलर पार्ट इसको उसने जूम करके बड़ा भी दिखाया हुआ है, दिस इज बेसिकली द स्पोंजी पार्ट, ठीक है, ट्रेबेकुलर स्पोंजी पार्ट एंड आउटर कोर्टिकल पार्ट। अब होगा क्या कि पोस्ट मेनोपॉजल ओस्टियोपोरोसिस में, ठीक है, जब एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, मैंने आपको बताया कि जब एस्ट्रोजन कम होता है तो क्या सारी पैथोजेनेसिस होती है, ये अब दोबारा नहीं मैं बता रही कि जब एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बेसिकली वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। पोर्शन ऑफ द बोन्स दैट हैव द इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। अब किस एरिया की ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, बोन के उस पोर्शन की जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है। अब अगर इस डायग्राम में आप देखो तो आप क्लियरली देख सकते हो कि किस एरिया का सरफेस एरिया ज़्यादा है, इनर पोर्शन का। ट्रेबेकुलर पार्ट का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है हमेशा, आउटर पोर्शन जो कोर्टिकल पोर्शन है उसका कम होता है और इनर सरफेस का जो ट्रेबेकुलर स्पोंजी पार्ट है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है डिफरेंट स्पोंज टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ऑब्वियसली जो स्पोंज टाइप स्ट्रक्चर होगा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो हमेशा ओस्टियोपोरोसिस में पोस्ट मेनोपॉजल ओस्टियोपोरोसिस में ट्रेबेकुलर पार्ट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हुई थी उस एरिया की जिस एरिया में सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, उस जगह की जिस जगह में सरफेस एरिया ज़्यादा है, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। और वो कौन सी जगह होती है, ट्रेबेकुलर पार्ट, मैंने आपको ग्रामेटिकली भी दिखा दिया। और कौन सी बोन्स मोस्टली अफेक्ट हो रही हैं, वर्टिब्रल बॉडीज आर मोस्टली अफेक्टेड। कैंसलस या ट्रेबेकुलर compartment of the vertebral bodies are affected due to the increased osteoclastic activity in the postmenopausal osteoporosis. The trabecular plates becomes perforated, thin and loose interconnected.